जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th हिंदी ज्योतिबा फुले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल उत्तर आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक ध्यान से जुड़े रहें और अच्छे से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी को वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया, यानी शामिल क्यों नहीं किया गया समाज सुधारकों की सूची में। ठीक है, तर्क सहित उत्तर लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई ज्योतिबा फुले ने हमेशा उच्च वर्ग के लोगों द्वारा किए जा रहे शोषण और अत्याचार का विरोध किया, जिससे उच्च वर्ग के लोग उनसे नाराज रहते थे और इसीलिए उन्होंने 5 समाज सुधारकों की सूची में ज्योतिबा फुले का नाम शामिल ही नहीं किया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों। तो हम लोग लिखेंगे कि शोषण व्यवस्था ने ज्योतिबा फुले के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचे। पहला क्या हुआ कि सार्वजनिक रूप से उनको अपमानित किया जाता था, उनके ऊपर पत्थर फेंका जाता था, थूका जाता था एवं गाली दिया जाता था, झूठे आरोप लगाना और लोगों को उनके खिलाफ भड़काना। ठीक है, उच्च वर्ग के लोगों ने ये षड्यंत्र इसलिए रचे ताकि उनके सामाजिक सुधार के कार्यों को कमजोर किया जा सके, यानी वो सामाजिक सुधार करना बंद कर दें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार क्या आपके विचारों के आदर्श परिवार से मेल खाता है। यानी ज्योतिबा फुले ने जो आदर्श परिवार के बारे में बताया है, क्या आपके हिसाब से भी आदर्श परिवार ऐसा होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष में अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम पक्ष में उत्तर देंगे कि भाई ज्योतिबा फुले ने कहा कि अगर हर धर्म के लोग एक ही परिवार में मिलजुल कर रहेंगे तो यह परिवार एक आदर्श परिवार होगा, है ना। तो पक्ष में हम कहेंगे कि भाई मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि इससे आपसी भाईचारा बना रहेगा और सभी भेदभाव खत्म हो जाएंगे, सभी धर्म के लोग आपस में मिल करके एक आदर्श परिवार बनाएंगे, है ना। परंतु विपक्ष विपक्ष मतलब हमें दिक्कत क्या होगी इस काम में। ऐसा होगा कि भाई यदि सभी धर्म के लोग एक ही परिवार में रहेंगे तो उनके खान पान, रीति रिवाज एवं आस्थाएं इत्यादि मेल नहीं खाएंगी, है ना। क्योंकि भाई हर व्यक्ति के त्यौहार अलग अलग हैं, हर धर्म के लोगों के रीति रिवाज अलग अलग हैं, जिससे परिवार में अशांति फैल जाएगी। अर्थात मेरे अनुसार ऐसा परिवार आदर्श परिवार नहीं होगा। तो पक्ष में आपका ये हो जाएगा, विपक्ष में ये हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे कि ज्योतिबा फुले के अनुसार स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है कि सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए, क्रमबद्ध रूप में लिखिए। तो लिखेंगे कि सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन जो है वो ज्योतिबा फुले के साथ विवाह होने के बाद आए। उनके पति ने उन्हें मराठी एवं अंग्रेजी का अध्ययन करवाया। उन दोनों ने मिलकर पुणे में पहला महिला विद्यालय खोला और इसके बाद उन्होंने शूद्र जाति के लोगों के लिए निडर होकर के काम करना शुरू किया। छठवां क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। तो हम लिखेंगे कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर मैं स्त्री पुरुष समानता पर जोर दूंगा, साथ ही साथ बेटा बेटियों दोनों को पढ़ाने का अधिकार दूंगा। ठीक है, साथ ही मैं समाज में स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए काम करूंगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है कि उनका दाम्पत्य जीवन यानी शादी के बाद का जो जीवन है किस प्रकार आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करता है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का दाम्पत्य जीवन जो है वो आधुनिक दंपतियों को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने, एक दूसरे के सपनों को साकार करने और जीवन की चुनौतियों का एक साथ सामना करने की प्रेरणा देता है। आठवां क्वेश्चन है कि फूले दंपति ने स्त्री समस्या के लिए जो कदम उठाया था क्या उसी का अगला चरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है। तो हम लोग लिखेंगे कि फूले दंपति यानी ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने महिलाओं की शिक्षा और समानता के लिए संघर्ष किया। अतः हम कह सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम भी इसी दिशा में एक कदम है ना। क्योंकि भैया यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लड़कियों को बचाना और शिक्षित करना है। नौवां क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, है ना। सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव यानी ब्राह्मण जो है वो शर्मा गए। तो इसका आशय क्या है। तो इस पंक्ति का आशय है कि जब लोगों को अपने सच का यानी अधिकारों का पता चला तो क्या हुआ कि वेद डूब गए, यानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है वो कमजोर पड़ गई। ठीक है,
विद्या शूद्रों के घर चली गई, अर्थात विद्या जो पहले केवल उच्च जातियों के लिए थी अब सभी के लिए सुलभ हो गई, है ना। भूदेव यानी ब्राह्मण शर्मा गए और ब्राह्मणों का विशेष अधिकार जो है वो समाप्त हो गया, जिससे वो क्या हो गए, शर्मिंदा हो गए। क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि विद्या केवल ब्राह्मणों के लिए है, निम्न स्तर के लोगों के लिए नहीं है ना। खा में बोला गया है कि इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। इसका आशय क्या है, तो इस पंक्ति का आशय है कि भाई पुरुषों के अतिरिक्त स्त्रियों को भी अब शोषण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और इसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए, है ना। 10वां क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए बोला गया है कि स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को तो है ही नहीं, इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। ठीक है, यह आकांक्षा सिर्फ वधू की ही नहीं, गुलामी से मुक्ति चाहने वाली हर स्त्री की थी। तो सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित और लेखिका सुधा अरोड़ा द्वारा लिखित पाठ ज्योतिबा फुले से अवतरित है। व्याख्या में लिखेंगे कि भाई ज्योतिबा फुले ने विवाह संस्कार के लिए नए मंगलाष्टक रचे, जिनमें पत्नी अपने पति से यह शपथ दिलवाती है कि वह उसे विवाह के बाद उसके सभी अधिकार और स्वतंत्रता देगा, क्योंकि समाज में स्त्रियों को बराबरी नहीं मिलती है। लेखिका का मानना है कि ऐसी शपथ केवल एक स्त्री को नहीं बल्कि हर स्त्री को अपने होने वाले पति से लेनी चाहिए, ताकि वैवाहिक जीवन में समानता और सम्मान बना रहे। ठीक है, खा में बोला गया है कि मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तब वह संघर्ष नहीं कर सकता, इसलिए आप सब साधारण जन ही रहने दें, मुझे अपने बीच से अलग ना करें। ये ज्योतिबा फुले जी बोलते हैं कि आप लोग मुझे महात्मा कह करके एकदम उच्च पद पर मत बैठाइए, है ना, क्योंकि जब आप मुझको उच्च पद पर बैठा देंगे तब मैं उस लगन से मेहनत नहीं कर पाऊंगा जिस लगन से अभी कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से मैं आपके बीच से अलग हो जाऊंगा, इसलिए आप मुझे एक साधारण आदमी ही रहने दीजिए। तो संदर्भ पूर्वक का मतलब है कि सेम यही वाला यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, व्याख्या में लिखेंगे कि ज्योतिबा फुले ने महात्मा की उपाधि को ठुकराते हुए कहा कि वे एक आम आदमी ही बने रहना चाहते हैं, क्योंकि उपाधियां व्यक्ति को समाज से दूर कर देती हैं और संघर्ष की भावना को कमजोर कर देती हैं। वे चाहते थे कि उनकी पहचान एक साधारण लेकिन संघर्षशील इंसान के रूप में बनी रहे। ठीक है, यहाँ से दोस्तों चैप्टर खत्म हुआ। एक एक क्वेश्चन का बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल उत्तर मैंने बताया है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।